हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ज्योमेट्री का एक और अच्छा चैप्टर है। इसका नाम है सर्कल्स। आपने ट्रायंगल्स पढ़ा। अब ट्रायंगल्स के बाद ट्रायंगल्स में हमने बहुत ज्योमेट्री का काफी बड़ा लेवल कवर किया ना, लाइक सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, बीपीटी, एरिया थ्योरम, ये वो बहुत चीजें पढ़ ली आपने। अब आपको जो चैप्टर 10 है वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगेगा कि यार चैप्टर थोड़ा इजी सा है, बिकॉज चैप्टर में सिर्फ दो ही थ्योरम है और इन दो थ्योरम में से किसी ना किसी एक का प्रूफ एग्जाम में पूछते रहते हैं। तुम्हारा काम तो यही आसान हो गया यार कि दो थ्योरम है, दोनों को ढंग से रटना है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब अपनी 9th क्लास की थ्योरम्स को एक बार सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह दिमाग में सोच लो कि क्या क्या था। वो सारी की सारी थ्योरम्स अगर स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहेंगे तो मैं अगर यहां पर कोई 9th क्लास की थ्योरम लगाऊंगा तो आपको वो नई नहीं लगनी चाहिए कि यार ये थ्योरम इसने नई बना के लगा दी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको थ्योरम अगर 9th क्लास की याद रहेगी तो आपके लिए अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ध्यान से समझ पाओगे। थोड़ा अच्छे से सुनना क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही छोटी चीज से, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। आप सब जानते हो कि सर्कल क्या होता है, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ सर्कल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहले आप लोग सर्कल की डेफिनेशन लिखो। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक सर्कल क्या होता है, वो उन सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स को जब मैं कलेक्ट करूंगा तो जो फिगर मेरे सामने बनेगा दैट इज कॉल्ड सर्कल, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स की एक खास बात है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। बेसिकली ए बी सी डी ये चार पॉइंट है, यहां एक सेंटर आ रहा है ओ, और इससे ये सबके सब इक्वल डिस्टेंस पे है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो आपने फिक्स्ड डिस्टेंस देखी है, दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि ये सर्कल है। एक सर्कल में कॉर्ड क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करे उसको कॉर्ड कहते हैं। तो अभी यहां पर एक नया पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल वही ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने tan का फुल फॉर्म पढ़ा था, टेंजेंट, ये वही टेंजेंट है। और इसका रीजन आपको 11th क्लास से मालूम भी चलेगा एकदम से कि यार ये टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म tan ट्रिग्नोमेट्री में कैसा आया, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही इसको यहां इंट्रोड्यूस किया गया है, ध्यान रखना। तो ये आपको यहां पर हेल्प करेगी किस चीज में, वो आपको समझ में आएगा इस पे बेस्ड थ्योरम्स पढ़ने के बाद। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट होती क्या है। व्हाट इज टेंजेंट। एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर, सपोज दिस इज अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ, यहां एक पॉइंट है P, आपने उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी। सपोज देयर इज अ पॉइंट P, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। इस लाइन को मैंने टेंजेंट क्यों कहा, उसका रीजन है क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट क्या है, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन विच टचेज और इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात सुनना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको कहते हैं, वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वो पॉइंट है जो सर्कल और टेंजेंट दोनों में कॉमन होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मेरी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से कि एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स आते हैं। आपने कहा एक सर्कल के ऊपर आते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हर पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि सर्कल पे आने वाले हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। अगर सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो बेसिकली कभी किसी ने आपसे ये सवाल किया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट टेंजेंट्स। हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ध्यान रखना, इसके अलावा मुझे और कोई इसमें सवाल आपको नहीं बताना है। सिंपल सी बात समझ जाओ कि टेंजेंट वो पॉइंट है, वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है आपके सामने कि ये जिस पॉइंट पे टच करती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और ये एक सर्कल पे इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मेरा एक और सवाल है,
जरा ध्यान सुनना, वो सवाल क्या है। वो सवाल ये है आपके सामने कि ये जो टेंजेंट है ये इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकती है, मान ली मैंने बात। आप मुझे ये बताओ कि एट अ टाइम एक सर्कल पे कितनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि सपोज दिस इज अ सर्कल और इस सर्कल के ऊपर मुझे अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो, तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करना पसंद करूंगा एक्स वाई, और यहां पे मैंने ड्रॉ कर दी एक और टेंजेंट, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू। आप ये ऑब्जर्व करते हो कि दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है तो इनकी एक खास बात है, द पैरेलल टेंजेंट्स आर ऑलवेज डायमेट्रिकली अपोजिट। जो पैरेलल टेंजेंट्स होती है वो हमेशा डायमेट्रिकली क्या होती है, अपोजिट होती है, ध्यान रखना। तो आप ये कह सकते हो कि आर एस जो है वो डायमीटर है। आगे चल के इस पे क्वेश्चन भी आएगा और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा वहां पर कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन अभी क्या आपसे पूछता है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट अ सर्कल हैव, तो आप बोलेंगे 2 पैरेलल टेंजेंट्स। आप इसके अलावा और कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इसके अंदर से पास होगी, जो कि टेंजेंट नहीं होगी। वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ऐसी लाइन को टेंजेंट नहीं कहते, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंट। तो नंबर 2 इज सेकेंट। सेकेंड क्या होती है, एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकलने वाली लाइन को कहते हैं सेकेंड। दिस इज ए बी। अब आप बोलेंगे कि ये कंप्लीट लाइन जो है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है उसको बोलते हैं सेकेंड। तो सेकेंड क्या करती है, इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ध्यान रखना। इट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड, तो आप बोलना कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। एक सर्कल के अंदर जो कॉर्ड होती है वो सिर्फ फिक्स्ड होती है, ये ए बी बाहर नहीं निकल सकता, इट इज अ लाइन सेगमेंट। अगर मैंने इसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया तो फिर ये कॉर्ड नहीं कहलाएगी, ये सेकेंड कहलाएगी। तो अभी आपके सामने जो लाइनें दिख रही है इट इज सेकेंड, वो कॉर्ड है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, हम बोलते हैं डायमीटर। लेकिन कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा व्हाट इज द लार्जेस्ट सेकेंड ऑफ सर्कल, बिकॉज सेकेंड तो आज आपने इसमें ये डायमीटर बनाया, दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सेकंड है वो तो वही इससे लंबी है। अगर कल को मैंने यहां पर एक सेकंड ऐसे बना दी तो ये तो खुद ही डायमीटर से लंबी होगी। तो लार्जेस्ट सेकंड पॉसिबल नहीं है, लार्जेस्ट कॉर्ड पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो सेकंड का तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम लोग फटाफट से एक थ्योरम करते हैं जो कि इस चैप्टर की पहली थ्योरम है और उसका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज। तो थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बेसिकली हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। हम लोगों को सबसे पहले इसका मतलब समझना है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो अगर मान लो मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, दिस इज अ सर्कल, और मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, दिस इज द टेंजेंट पी क्यू। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और हमें यह प्रूफ करना है कि जो ये रेडियस है, जो रेडियस है ओ ए, वो इस पे परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूफ करना है। थ्योरम ने कहा है तो मैं इसका पहले प्रूफ करवाऊंगा आपको। अब इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस प्रूफ के बाद क्वेश्चंस में, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि परपेंडिकुलर क्यों है। तो देखते हैं गिवन पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सो इन द गिवन पार्ट वी हैव ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और साथ में ये पता है कि पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट। क्या प्रूफ करके दिखाना है हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, एक पॉइंट लिया R, कहां पर, यहां पे, और उसको ज्वाइन किया है O से। दिस पॉइंट इज S। लिखा मैंने टेक अ पॉइंट R, आप लोग लिखेंगे सब, टेक अ पॉइंट R on PQ, take a point R on PQ and join OR and mark intersecting point as S। ज्वाइन करना है किसको, OR को। जो मैंने बोला उसको दोबारा लिख लो सब, take a point R on PQ and join OR and mark intersecting point S। और जो intersecting point है उसको मैंने S मार्क कर दिया। अब जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन लिखनी, जो मैं बोल रहा हूं,
लिखो सब इस तरीके से, इन ऑर्डर टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर OA perpendicular PQ, it is easy to prove that OA is shortest among all the lines drawn on PQ from point O। इस लाइन को लिखने का एक ही रीजन है, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। मैंने अपनी लाइफ में परपेंडिकुलर प्रूफ करने के बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं देखे। मैंने ये देखा था कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके उन दोनों एंगल्स को मैं इक्वल करके लीनियर पेयर से उन दोनों का सम 180 करके उनको 90-90 प्रूफ कर दूंगा। लेकिन यहां पर कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं आ रहे, तो मेरे पास एक 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.4 का चैप्टर 7 की बात कर रहा हूं मैं। 7.4 इनइक्वालिटीज में लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था कि प्रूफ करना था कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से आने वाली सभी लाइनों में सबसे छोटी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि ओ पॉइंट से PQ पे ड्रॉ होने वाली सारी लाइंस में से OA सबसे छोटी लाइन है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि OA सबसे छोटा है तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा कि OA इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। और इसी बात को मैंने सामने लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रूव OA परपेंडिकुलर PQ, it is easy to prove that OA is shortest among all the lines drawn on PQ from point O। और मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं। दैट थिंग इज, क्या मैं बोल सकता हूं कि OR का मतलब होता है OS प्लस SR? आपने कहा जी बिल्कुल, OR का मतलब तो OS प्लस SR ही होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास OR है वो इक्वल होगा OA प्लस SR के? ब्रैकेट में हमने रीजन लिखा है OA इज इक्वल्स टू OS है, और उसका रीजन क्या लिखोगे? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। आप बोल सकते हो कि ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, और यही उसका रीजन है, क्योंकि आप जानते हो कि रेडियस जो होती है सर्कल्स की वो इक्वल होती है, इसलिए आपने OS को OA से रिप्लेस कर दिया। अब एक छोटी सी बात का आंसर दो, क्या हम ये देख रहे हैं कि OA में जब कुछ ऐड हो रहा है, जब OA में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तब जाके OR निकल के आ रहा है? बेसिकली ये बात कुछ ऐसी है, 5 का मतलब 3+2 होता है। जब 3 में कुछ ऐड किया तब जाके 5 आया। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझो कि अकेला 3 और अकेला 5, इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा? इन दोनों में ये रिलेशन आएगा कि 5 3 से बड़ा है या 3 5 से छोटा है। तो आप बोलोगे यहां से, दिस इंप्लाइज दैट, सो वी से दैट OR इज ग्रेटर देन OA और OA इज लेस देन OR। एक ही बात है। मैं ये बोलूं कि OR बड़ा है OA से, मैं ये बोलूं कि OA छोटा है OR से, बात तो एक ही प्रूफ हो रही है। इसके बाद लिखा जाएगा दिस शोज दैट। इसके बाद यहां पर आप लोग स्टेटमेंट लिखो, तो मैं बोल रहा हूं फटाफट से क्या स्टेटमेंट बोला है मैंने, बहुत छोटा सा प्रूफ है, ध्यान रखना। इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे दिस शोज दैट OA इज शॉर्टेस्ट, और यहां से ये प्रूफ होता है कि OA शॉर्टेस्ट है, और OA शॉर्टेस्ट है उन सभी लाइनों में। आप O पॉइंट से PQ पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि OA सबसे ज्यादा छोटा होगा। ये मेरी गारंटी है, उन सब में OA सबसे छोटा होगा। आप चाहो तो ड्रॉ करके देख लो, क्योंकि पॉइंट A से पास इस सर्कल के और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है टेंजेंट में, तभी तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये वो पॉइंट है जहां सर्कल और टेंजेंट मिलते हैं। तो आपने प्रूफ किया दिस शोज दैट OA इज शॉर्टेस्ट, सो OA परपेंडिकुलर OR। तो हम बोल सकते हैं OA परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ होगा। तो हम बोल सकते हैं OA परपेंडिकुलर PQ, और हमने ये बात प्रूफ कर दी है जो है प्रूफ करना था कि यस, ये रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, एकदम सिंपल सा थ्योरम है। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जब भी आपको रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हुए दिखे टेंजेंट में, आप बोल देना कि परपेंडिकुलर है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो जी, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है? सीधा सा आंसर है इनफाइनाइट टेंजेंट्स। हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिल द ब्लैंक आ गए हैं।
अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सब चीजों के मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आंसर लिखवाए थे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप समझ सकते हो बड़े आराम से कि आपने फिल इन द ब्लैंक को सिर्फ और सिर्फ ये 1 मार्कर्स बनते हैं और इनके आपने आंसर्स दिए फटाफट, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर थे इस चैप्टर में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। टेंजेंट का नाम PQ है, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, रेडियस 5 है और जिस पॉइंट से ये आ रही है वो पॉइंट Q है। ये सर्कल है, यहां एक पॉइंट Q है, दिस इज अ टेंजेंट जिसका नाम है PQ, यहां रेडियस है O, और हम बोल सकते हैं कि जो OQ है उसकी वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ OQ इज 12 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पता है, रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है PQ का लेंथ। जो रेडियस है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, टेंजेंट में। तो हम ये कह सकते हैं बड़े आराम से आपको कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल के अंदर आपने सबसे पहले लाइन लिखी OP परपेंडिकुलर PQ। इसका रीजन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल POQ, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। OQ इज 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। x स्क्वायर निकल के आएगा 144 माइनस 25, x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 119, और हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज अंडर रूट 119। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ x इज अंडर रूट 119। तो आपका आंसर हो गया है डी ऑप्शन। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ PQ। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये जनरली एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बस नॉर्मली बोल रहा है कि आपको ये ड्रॉ करके दिखाना है कि एक सर्कल में एक टेंजेंट के पैरेलल एक सेकंड ड्रॉ करनी है। तो आप इस तरीके से अपना फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंजेंट और ये सेकंड दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए नहीं आएगा, अभी आपको इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, इसलिए तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलते हैं इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम पे, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से समझना है इसको कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम चलेगी जब थ्योरम का आप प्रूफ देखोगे और उसका यूज देखोगे। इसका कहना है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आप मुझे एक बात का आंसर दो कि आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने और इसके बाहर एक पॉइंट मार्क किया, देयर इज अ पॉइंट P। इस पॉइंट P से इस सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? आपने कहा सर इस पॉइंट P से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, PA एंड PB। These are the tangents drawn from point P to the circle। यहां हमने मान लिया कि ये सेंटर है और मैंने सेंटर को A से ज्वाइन किया और B से ज्वाइन किया, और साथ में मैंने बेसिकली मुझे यहां प्रूफ करना क्या, पहले देख लो। गिवन पैटर्न मेंशन करेंगे कि O इज सेंटर ऑफ सर्कल। कोई भी एग्जाम में गिवन को जी लिखेगा, पहले ही बोल चुका हूं मैं अच्छे तरीके से। P एंड PB आर टेंजेंट्स। बेसिकली P और PB टेंजेंट्स है, ये हमें गिवन था। क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि PA इक्वल्स टू PB है, जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए उनकी लेंथ इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है।
तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन होगा, मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा, किस किस को ज्वाइन करना है, OA को, OB को एंड OP को। तो जो मैंने किया है ब्लैक कलर से, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, दिस इज एंड दिस इज, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आप मान सकते हो। ये कलर हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, इसको आप कर लो ब्लू कलर से। तो ये ब्लू कलर से जो हमने किया है, दिस इज कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, ब्लू कलर से जो हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन है। हमने ज्वाइन किया है इन सबको। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। आज दिमाग में एक ही चीज सामने आती है कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो शायद टेंजेंट्स इक्वल हो जाए। अब टेंजेंट्स को इक्वल करने का इससे बेटर तरीका मिलेगा नहीं, तो मैंने इसका प्रूफ स्टार्ट किया, यहां पर लिखा, हमने प्रूफ लिखना स्टार्ट किया इन ट्रायंगल। और उससे पहले मैंने एक चीज मेंशन की, प्रूफ में ट्रायंगल को लेने से पहले मैंने मेंशन किया कि OA परपेंडिकुलर AP है एंड OB परपेंडिकुलर PB है। और इसका रीजन हमने क्या लिखा वो आप बताएंगे जरा ध्यान से। इसका रीजन क्या है आप लिखेंगे यहां पर, पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैं चाहता हूं, द रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आज हम सब जानते हैं कि दोनों एंगल कितने बनेंगे, 90-90 बनेंगे, बिकॉज रेडियस क्या होती है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, इसका ध्यान रहे आप सब। मैं लिखा यहां पे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, क्या हम ये बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OB है? आपने कहा वाई, हम सब जानते हैं रेडियस ऑफ सर्कल है। इसके आगे लिखा हमने OP इक्वल टू OP कॉमन है, और हमने लिखा कि एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP है क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो बाय RHS क्या हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP? तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OAP जो होगा वो ट्रायंगल OBP के कॉन्ग्रुएंट होगा। और बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू BP। आपने बाय RHS दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और CPCT से लिखा AP इक्वल टू BP। आप जो चाहते थे पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। बेसिकली थ्योरम 2 को प्रूफ करने में थ्योरम 1 का हाथ है। थ्योरम 1 की हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया कि AP इक्वल्स टू क्या है, BP है। लेकिन आज मुझे एक छोटी सी बात आपसे समझनी है जो मैं चाहता हूं कि यहां लिखी जाए इस जगह, इस बॉक्स के अंदर, और आप लोग सब उसको ध्यान से समझे। इन दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से सिर्फ यही प्रूफ नहीं होता कि ये दोनों इक्वल है। आप चाहो तो इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल कर सकते हो। आप लिख सकते हो बाय CPCT एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। आप बोल सकते हो कि एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP है। ये CPCT से आप बोल सकते हो, लेकिन थ्योरम 2 में सिर्फ इसी का प्रूफ लिखा गया है, उन दोनों का नहीं लिखा गया, तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो जब भी हम क्वेश्चंस में उनको यूज करेंगे, जब भी हम ये बोलेंगे कि OP परपेंडिकुलर, OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड एंगल O है, तो वहां पर आप जब अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड एंगल O बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप वहां पर साइड में से इतना से लिख दो कि ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, और इन दोनों एंगल्स को डायरेक्टली इक्वल मान लो CPCT से। आप किसी बड़े क्वेश्चन में कर रहे हो और आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने की जरूरत पड़ रही है, उसमें वैसे ही काफी चीजें हो रही है, तो उस जगहों पर भी आप इस वाले पार्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन साइड में वही लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS। तो बाय CPCT हमने इसको इक्वल लिया। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से वो वाला पॉइंट हेल्प करेगा, बता रहा हूं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहना चाहिए, आगे आ सकता है। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो एक्सरसाइज 10.2 के हैं, और एक्सरसाइज 10.2 के उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग सीखेंगे कि थ्योरम्स की एप्लीकेशन कैसी होती है। जरा ध्यान से सुनना। तो यह पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये सर्कल है हमारे सामने, इसका सेंटर है O। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां एक पॉइंट है Q, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया मैं दैट इज PQ। इसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर।
एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो गया है. आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, तो आपको ये आर फाइंड करना है. आपका दिमाग एक ही चीज पे काम करेगा सबसे पहले कि ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू होगा, बिकॉज हम जानते हैं रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. तो हम ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर है, और आर स्क्वायर निकल के आएगा यहां से 625 माइनस 576. आप चाहो तो ए प्लस बी ए माइनस बी भी यूज कर सकते हो, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 49. तो आर निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस. तो आप मार्क कर सकते हो 7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. इजी, एकदम इजीली हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. आगे चलते हैं. इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ऑफ, फिगर बना हुआ है साइड में. टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स बनाई हैं. टी पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, पी एंड क्यू और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. आपको पीओ क्यू दे रखा है 110 डिग्री है, आपको एंगल पीटी क्यू निकालना है. आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला. अब अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना तो जरा ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अच्छी तरीके से, ठीक है. मुझे वो वाला एंगल फाइंड करना है. मुझे एंगल पीओ क्यू पता है 110 डिग्री है. तो हम लोगों ने एक छोटा सा यहां पर अपनी तरफ से एंगल पी और एंगल क्यू को 90 डिग्री मार्क किया. रीजन नहीं पता मेरे को, रीजन आप बताओगे मुझे कि क्यों वो दोनों एंगल 90 हुए. तो आपके दिमाग में ये एक बार साउंड आना चाहिए कि हाँ यार ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो रेडियस होती है, परपेंडिकुलर होती है. हमने लिखा यहां पर कि ओपी परपेंडिकुलर पीटी है एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यूटी है. तो हम बोल सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल POQ प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है. सॉरी 360 डिग्री है. चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के? 360 होता है. एंगल POQ 110 डिग्री है, एंगल P 90 है, एंगल Q 90 है, और एंगल T हमें फाइंड करना है. तो मैं लिखा यहां पर कि एंगल T जो है वो कितना निकल के आएगा, एंगल T इक्वल्स टू आएगा 360 माइनस 90 प्लस 90 180, 180 प्लस दिस इक्वल्स टू हो गया 290. आपने माइनस किया 290, आपका आंसर कितना निकल के आएगा 70 डिग्री. तो एंगल T कितना निकल के आ गया 70 डिग्री निकल के आ गया. ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ एंगल T इज 70 डिग्री. तो एंगल T आपके पास 70 डिग्री निकल के आ गया है. अगर इस वाले पार्ट में आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि एंगल T 70 क्यों आया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चारों एंगल का सम 360 होता है. ये दो 90 हो गए, थ्योरम 1 से एक 110 दे रखा है, वो 70 आ जाएगा. ये 1 मार्कर अगर एग्जाम में आ रहा है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो आप एक चीज डायरेक्ट याद रख सकते हो. ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक तरीके से प्रूफ करवा दिया कि कैसे इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर सकते हैं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज 90 प्लस 90 180 होता है. इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंटेड देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अगर कल को कभी आपको ये प्रूफ करने के डायरेक्ट आता है कि प्रूफ करो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तब भी आप इसी मेथड से करोगे. दो एंगल 90 है, इन दोनों को उधर भेज दो, तो एंगल POQ और एंगल PT को दोनों का सम कितना निकल के आएगा 180 निकल के आएगा. तो इस बात को आप 1 मार्कर्स के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो. वी नो दैट एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180, एंगल POQ 110 है, एंगल PTQ कितना निकल के आ जाएगा 70 डिग्री. सिंपल सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. यहां पर उन्होंने फिगर नहीं बनाया, जरा फिगर ड्रॉ करते हैं पहले एक बार. फिगर क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखना. If a tangent P and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equals to. Basically इसने आपसे बोला है कि आपके पास दो टेंजेंट है P और PB जो कि inclined है. They are inclined at an angle of 80 degree. Then POA is equals to, यहां सेंटर आ रहा है O, हमें एंगल POA निकालना है. तो एंगल POA कितना होगा ये पूछा है उसने. एंगल POA इज इक्वल्स टू, एंगल POA निकालना है हमें, ध्यान रखना. और यहां पर एंगल दे रखा है 80 डिग्री. दिस कंप्लीट एंगल इज 80 डिग्री. अब मेरी छोटी सी बात समझना.
मैंने आपको इस फिगर के लिए पूरा तैयार कर रखा है अच्छी तरीके से। आप जानते हो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS। ये हम जानते हैं, बाय RHS ऐसा प्रूफ हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि बाय CPCT जो एंगल APO है वो इक्वल होगा एंगल BPO के, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 80। इसको हम कह सकते हैं 40 डिग्री। ये वाला एंगल भी 40 हो गया, ये वाला एंगल भी 40 हो गया। मुझे सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है। आप सब जानते हो कि ये पूरा का पूरा एंगल 80 है। ये सामने वाला कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? एंगल AOB निकल के आएगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना आएगा? 180 आता है। हमने ये प्रूफ किया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही। अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री है तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं बाय CPCT कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOP होता है, और दोनों के दोनों हाफ ऑफ 100 हो जाएंगे। कितना निकल के आएगा? 50 डिग्री। तो आपका आंसर निकल के आ चुका है 50 डिग्री। आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक ये मेथड भी आएगा कि अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल तो 90 होता ही है। इस छोटे ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हम एंगल AOP को निकाल सकते हैं। कितना निकल के आ जाएगा? 50 डिग्री। तो आप आराम से कर सकते हो इन सारे के सारे क्वेश्चन में। मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है इन क्वेश्चन की, कि फिगर बनाने के बाद हमें लिखने से ज्यादा सोचने में मजा आता है। सब कुछ दिख रहा होता है सामने की ये वाला एंगल इतना होगा, हम कितना भी लंबा सोच सकते हैं। ये ज्योमेट्री की सबसे अच्छी बात है। द बेस्ट थिंग ऑफ ज्योमेट्री इज प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है काफी, और आपको आना भी चाहिए करने के, आपको समझ में आना भी चाहिए कैसे करना है इसको। एक्सरसाइज 8.2 का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो इस बार इन्होंने हमें एक सर्कल दिया है, और उस सर्कल में ये बोला है कि जो टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रॉ होती है वो पैरेलल होती है। दिस इज द डायमीटर PQ, दिस इज द सेंटर, XY, और ये हो गया हमारे पास X डैश Y डैश। ये इसको मान लो PQ मान लो यार, सॉरी AB मान लो, क्यों इतना डैश लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, इसको AB मान लेते हैं। What we have given that the given part is POQ is a diameter, POQ is a diameter, और हमें क्या प्रूफ करना है? और हमें ये प्रूफ करना है, कोई TP लिखेगा ध्यान रखना, XY is parallel to AB, O is a center, ये पता, ये भी ध्यान रखना है, O सेंटर, ये ध्यान रखना इस तरीके से, O सेंटर। आप मुझे ये बताओ कि इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रूफ लिखा, बहुत ही इजी सा सिंपल सा प्रूफ है। मैंने आपसे कहा कि एक बात बताओ, OP परपेंडिकुलर ऑन XY लिखा है मैंने, और OQ परपेंडिकुलर ऑन AB लिखा है मैंने। क्या इन दोनों रीजंस को आप गलत मानते हो? आपने कहा है कि वो डायमीटर है, O सेंटर है, तो OP तो रेडियस हो गया, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और OQ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पूरा का पूरा रीजन यहां पर आएगा, और आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो क्या आप यहां पर ये मेंशन कर सकते हो कि एंगल XPQ इज इक्वल्स टू एंगल PQB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री? क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल XPQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री, क्या हम ये बोल सकते हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है। ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों एंगल्स कितने प्रूफ हो गए हैं? 90 डिग्री प्रूफ हो गए हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर ये दोनों के दोनों एंगल्स 90 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दीज एंगल्स आर ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल? क्या हम ये बोल सकते हैं कि दीज एंगल्स आर ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पर ये स्टेटमेंट आएगा, क्या लिखा जाएगा? दीज एंगल्स आर a pair of alternate interior angle and are equal, so AB is parallel to XY, hence proved। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, और अब आप ये बोल सकते हो कि लाइंस 100% क्या होंगी? पैरेलल होंगी ही। ये फैक्ट है कि लाइंस 100% क्या प्रूफ होंगी? पैरेलल प्रूफ होंगी। अभी यहां तक अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट सेशन में ले आना, मैं डाउट बता दूंगा सारे के सारे।
पर ये आपके दिमाग में ढंग से बैठना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। इसके आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यहां पर ऐसा कहना है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। आपको बताना है कि ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है, एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो परपेंडिकुलर है, आपको ये प्रूफ करना है कि वो सेंटर से पास होती है। कितना उल्टा सा इन्होंने सवाल बना दिया है। हम सब जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर सिर्फ रेडियस होती है, आज ये इस बात का प्रूफ मांग रहे हैं कि रेडियस सेंटर से पास होती है। हम देंगे, इसका प्रूफ भी देंगे, और ध्यान से सुनना किस तरीके से इन्होंने उल्टा सवाल बनाया, हम भी वैसे ही उल्टी भाषा में इनको जवाब देंगे हमारे प्रूफ के साथ। तो जरा ध्यान से सुनना। यह आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उस पर हमने ड्रॉ किया एक टेंजेंट नीचे की तरफ ए बी, यह एक सेंटर है ओ, और उससे हमने पॉइंट डी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान करके एक लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये मैंने वर्ड बोला अभी कि ओ सेंटर है, इसको भूल जाओ। मैंने सिर्फ ये बोला कि देयर इज अ लाइन जिसका नाम है ओडी और वो परपेंडिकुलर है, सिर्फ इतना बोला है मैंने। क्या बोला मैंने आपसे? गिवन पार्ट में सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हमें सिर्फ इतना ही पता है बेसिकली, और ए बी टेंजेंट है, और ए बी क्या है? एक टेंजेंट है ए बी। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? तो हमें यह प्रूफ करना है कि O इज सेंटर ऑफ सर्कल है। O को सेंटर ऑफ सर्कल प्रूफ करना है। पहली बार शायद जिंदगी में आप O को सेंटर प्रूफ करने के लिए जा रहे होंगे, और अभी आपके लिए O एक नॉर्मल पॉइंट है, वो सेंटर नहीं है। इट इज नॉट अ सेंटर, वो एक नॉर्मल रैंडम पॉइंट है कहीं पे भी। एक सर्कल है, उसका O सेंटर नहीं है, हमें अभी तक ये पता है। तो कोई तो सेंटर होता है ना सर्कल का, तो अगर O नहीं है तो O का भाई सही यार, हमने मान लिया। यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखा इफ पॉसिबल लिखने का मतलब है कि अगर कुछ गलत होगा तो ये वर्ड एडजस्ट कर लेता है। इफ पॉसिबल लेट O डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड जॉइन O डैश डी। मैंने मान लिया कि O डैश जो है वो सर्कल का सेंटर है, और मैंने उसको ज्वाइन कर दिया किससे? D से। ज्यादा बेटर है कि मैं इसको ब्लैक लाइन से ड्रॉ करूं, ये अपने सेंटर माना है और ये ड्रॉ हो गया, वो ज्वाइन हो गया OD से। हम लोग सब जानते हैं कि अगर मान लो O सेंटर नहीं है तो O डैश सेंटर हो गया, चलो दैट विल बी ओके। अब बात करते हैं प्रूफ की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। मैं लिखा आपके यहां पर अच्छे तरीके से कि O डैश D परपेंडिकुलर ऑन ए बी होगा, और उसका रीजन आप लोग सब जानते हो। क्या रीजन है? द रीजन इज रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर O डैश सेंटर है और OD उसकी रेडियस है, फिर इसका मतलब तो O डैश D तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमारी थ्योरम 1 ऐसा कहती है। अब अगर थ्योरम 1 ये कह रही है तो हमने लिखा रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इट इज ऑलरेडी गिवन। अब इस बात को जरा यहां समझने की कोशिश करना है। एक छोटी सी पॉइंट से कि एक लाइन है, यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सपोज ये यहां एक पॉइंट है P, उस पॉइंट को इरेज कर देता है। पॉइंट P पर आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? आपने कहा हम पॉइंट P पर इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट लाइंस में से एक ही लाइन ऐसी होगी जो पॉइंट P पर परपेंडिकुलर होगी। उन तमाम पॉइंट में से एक ही पॉइंट ऐसी, एक लाइन ऐसी होगी जो उसे परपेंडिकुलर होगी। यहां पर उसी बात का अपोजिट हो रहा है, उसी बात का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि पॉइंट डी पे O डैश डी परपेंडिकुलर है और OD परपेंडिकुलर है, यानी कि दो अलग अलग लाइंस सेम पॉइंट पर आकर परपेंडिकुलर है। इज इट पॉसिबल? तो आप इस बात को कैसे लिखोगे? क्योंकि ये गलत है नहीं, क्योंकि ये गिवन है, और इसको गलत बोलने की हमारी हिम्मत है नहीं, क्योंकि थ्योरम 1 ऐसा कहती है। तो आप लोगों ने यहां पर एक छोटी सी बात लिखी, here OD and O dash D are two perpendiculars on the same point D. Here OD and O dash D are two perpendiculars on the same point D, which is not possible.
which is not possible. It is only possible when O and O dash, it is only possible when O and O dash coincide. अगर आप ये लिखते हो कि here OD and O dash D are two perpendiculars on the same point D, which is not possible, it is only possible when O and O dash coincide, तो इस बात से ये समझ में आता है कि अगर if OD O dash D perpendicular AB, then if O dash D is center of circle, then O is also center of circle. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर O डैश सर्कल है, सेंटर है सर्कल का, अगर O डैश सेंटर है सर्कल का तो फिर O भी सेंटर होगा, क्योंकि O बोलो या O डैश बोलो एक ही बात है, हम बोल चुके हैं कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं. तो बेसिकली आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि सेंटर को प्रूफ करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल सेंटर माना और लास्ट में एक ऐसा स्टेप लिया है जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है बात, तो वहां पर हम एडजस्ट करेंगे और लिखेंगे कि दोनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस का ऐसा ही प्रूफ लिखा जाता है, ध्यान रखना हमेशा. आगे चलते हैं. इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें सर्कल का रेडियस निकालना है. इसने बोला द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. The length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. There is a point A जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है पॉइंट ए से उसका नाम तो बताया नहीं, हमने उसको एपी मान लिया, उसकी वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर. इसने बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं, हम लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर एपी, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो हमने उसी बात को लिखा और साथ में हमने पाइथागोरस लगाकर ये प्रूफ कर दिया कि आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और आर कितना निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब उनका जो सेंटर है वो कॉमन है. द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दोनों का सेंटर जो है वो O है. एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. इसने कहा कि जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है और वो उसको टच करती है एक पॉइंट पर जिसको हमने माना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, और उसको ज्वाइन किया है O को P से. हमें बोल सकते हैं कि OP इज 3 एंड OA इज 5, और हम ये जानते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB. उसका रीजन क्या है, मान लो AB कॉर्ड है और उसने हमसे AB की लेंथ पूछी है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, बिकॉज उसने कॉर्ड की लेंथ पूछी है. छोटे वाले के लिए जो बड़े वाले के लिए जो कॉर्ड है वो छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, ध्यान रखना. और हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर AB. अगर हम ये मेंशन कर रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर AB है तो उसका रीजन भी आप लोग सब जानते हो, क्या रीजन है, रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. मैंने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि AP इज इक्वल्स टू BP होगा, और हम ये मान सकते हैं कि अगर मुझे AB को निकालना है तो एक बार AP निकल जाए हम बड़े आराम से AB को निकाल सकते हैं, उसका डबल करना है. तो मैंने ट्रायंगल AOP में लगाई पाइथागोरस. 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और आप बोल सकते हो कि जो AP स्क्वायर आएगा वो 25 माइनस 9 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 16. और आप ये कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ AP इज 4 सेंटीमीटर. द वैल्यू ऑफ AP इज 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ AP.
जिसको हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। खत्म। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर। पूरा एपी का डबल हो गया है ए बी, जिसको आप बड़े आराम से यहां से प्रूव कर पाए हो। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर। तो कल को कभी आपको यह समझ में आए कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और उसके अंदर एक टेंजेंट है छोटे वाले के लिए जो कि बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करा सकते हैं हम आराम से। 90 डिग्री प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी 10th क्लास की थ्योरम, और उसको बाइसेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगी 9th क्लास की थ्योरम जो मैंने लिखी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये 9th क्लास की थ्योरम है, ध्यान रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से आपने 2 मिनट बाइसेक्ट कर दिया और आप लिख सकते हो कि ये हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होंगे। आराम से हो गया। तो आज जो मैंने आपको ये अपना जो चैप्टर 10 है, इसके जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, जो थ्योरम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जो बेसिक आपको बताया, इन सबको दोबारा रिवाइज करो बैठ करके और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ढंग से करो, क्योंकि यही मौका है आपके पास लगातार मेरे साथ मेहनत करने का। अगर आप लगातार मेहनत कर गए ना इन 30 क्लासेस में, मैं बोल रहा हूं आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने दूंगा, पूरे मार्क्स दिलाऊंगा, पूरे। बाय।